तो फिल्म की शुरुआत होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर इचिरो को दिखाते हुए। हालांकि इचिरो बहुत ही ओल्ड हैं, लेकिन फिर भी वो इस मूवी में हीरो हैं। वो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, पर फिर भी उनकी फैमिली उनकी रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि सभी को लगता है कि उनकी इस मिडिल लाइफ के पीछे इचिरो की ही गलती है। अगर उन्होंने मेहनत ज्यादा की होती तो वो लोग एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजार रहे होते। हालांकि इचिरो ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल देने में। यहाँ तक कि इचिरो ने इन सब के लिए एक घर भी बना दिया था, लेकिन इचिरो को अप्रिसिएशन नहीं मिलता था। उसे कोई अच्छा नहीं कहता था, ना घर में, ना ऑफिस में, और ना ही कोई उनका दोस्त था। और ऐसे हर गुजरते दिन के साथ उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा था और वो डरपोक बनते जा रहे थे। और इस सब पर एक नई मुसीबत ये आ जाती है कि इचिरो की एक दिन तबीयत बिगड़ने पर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें कैंसर है। इस खबर को सुनकर इचिरो टूट जाते हैं और अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, पर ना उनका बेटा, ना बेटी और ना ही वाइफ उनकी कॉल अटेंड करते हैं। इचिरो ये दुख किसी से शेयर भी नहीं कर पाए थे। उन्हें इस चीज का गुस्सा भी था कि उनकी फैमिली के पास उनके लिए एक सेकंड का टाइम नहीं था। अब जब वो घर आते हैं तब भी वो अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में बताने का सोचते हैं, लेकिन कोई भी जब उनकी बात में इंटरेस्ट नहीं लेता तो बेचारे इचिरो खुद ही बाहर निकल जाते हैं। और यहाँ पर इचिरो को मिलता है एक कुत्ता। दुख में इचिरो उसी से प्यार करने लगे थे और देखते ही देखते वो कुत्ता इचिरो से बहुत ज्यादा अटैच हो जाता है। इचिरो रोज उसे खाना दिया करते थे, उसके साथ ही टाइम बिताया करते थे। वो कुत्ता अब उनकी फैमिली बनता जा रहा था। लेकिन जब इचिरो की वाइफ को उस कुत्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने इचिरो को वार्न कर दिया कि अगर उन्हें इस घर में रहना है तो उन्हें इस कुत्ते को इस एरिया से दूर छोड़कर जाना होगा। ना चाहते हुए भी इचिरो उसे दूर छोड़कर आने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुत्ता उनसे बहुत ज्यादा अटैच हो गया था। वो कुत्ता जब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था तो मजबूरन इचिरो को एक फैसला करना पड़ता है। वो आज रात घर जाते ही नहीं और बाहर ही इसी कुत्ते के साथ टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करते हैं। वो इस टाइम एक बार के बाहर खड़े हुए थे और यहाँ पर एक और लड़का भी था, शायद उन्हीं की तरह डिस्टर्ब। दोनों आपस में कोई बात नहीं करते और गुमसुम बैठे रहते हैं। और फिर अचानक दोनों को ही आसमान से तेज रोशनी आती दिखाई देती है। ये लोग हैरान होकर ऊपर देखते हैं। ऊपर कोई अजीब सी चीज थी। ऐसा कोई स्पेसक्राफ्ट इंसानों का तो नहीं हो सकता था। इचिरो और साथ खड़े लड़के को ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि ऊपर से आने वाला शिप असल में एक एलियन शिप था। वो दोनों हैरान थे। इससे पहले कि यहाँ पर कुछ भी कह पाते, वो शिप इनके ऊपर आकर क्रैश हो जाता है और यहाँ इचिरो की मौत हो जाती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें इचिरो के दिमाग के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि उनके दिमाग में बहुत सारे फ्लैशबैक्स चल रहे थे और बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे उनकी बॉडी में। अचानक से इचिरो की आंख खुल जाती है और हैरान कुन तौर पर हम देखते हैं कि इचिरो जिंदा हो गए थे और वहां जहां पहले एलियन शिप गिरा था अब वहां पर कुछ भी नहीं था। वहां सब कुछ ऐसे नॉर्मल हो गया था जैसे पिछली रात वहां कोई शिप क्रैश ही ना हुई हो। इस मर्तबा इचिरो को जिंदा होते ही काफी कॉन्फिडेंट फील हो रहा था और वो बिना किसी डर के उस डॉग को भी अपने घर ले जाते हैं, जैसे पिछली रात वो घर ले जाने से डर रहे थे। अंदर जाकर वो बहुत हिम्मत से घर के अंदर आते हैं और अपने सारे काम करने लगते हैं। इचिरो हैरान थे, उन्हें पहले की तरह डर क्यों नहीं लग रहा था। ये तो एक तरफ अब तो इचिरो को बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। इचिरो इतना पानी पीते हैं कि एक नॉर्मल इंसान उतना पानी नहीं पी सकता था। इतना पानी पीने के बाद भी जब इचिरो की गर्मी नहीं खत्म होती तो वह रूम में आकर अपने कपड़े उतारना शुरू करते हैं और हैरान कुन तौर पर हम उनकी बॉडी में से धुएं निकलते हुए देखते हैं। ऐसा किसी इंसान के साथ पहली बार हो रहा था। वो खुद भी बहुत सारे डर गए थे। हैरान होकर जब उन्होंने अपने हाथ पर हाथ रखा तो कोई बटन प्रेस हो गया जिससे उनका नाखून फट गया और इस नाखून के कटने पर खून नहीं निकला। हैरान कुन तौर पर वहाँ एक चार्जिंग पोर्ट थी। अब उन्हें अपनी गर्दन में भी कुछ फंसा हुआ फील हो रहा था। जब उन्होंने उस जगह हाथ लगाया तो वो भी एक बटन निकला। इचिरो की बॉडी बिल्कुल बदल गई थी। उस बटन को दबाने पर उनका सर किसी रोबोट की तरह खुल गया और आहिस्ता आहिस्ता बाकी बॉडी भी खुलने लगी। उनके हाथ खुल गए, वेपन्स बन गए जिनसे वो किसी को भी मार सकते थे और कमर खुल गए, उसमें उड़ने वाली कुछ मशीन्स और जेट्स लग गए। यानी अब वो एक साइबर्ग बन गए थे, इंसान और मशीन का कॉम्बो। और ये उनके साथ उस एलियन शिप के गिरने की वजह से ही हुआ था।
खैर अभी वो ये सब कुछ हैरानी से देख ही रहे होते हैं कि अचानक उनके कमरे में कोई आने लगता है और किसी के भी देखने से पहले उनकी बॉडी बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। इचिरो अब ये तो जान गए थे कि अब वो आम इंसान नहीं रहे, लेकिन उनके अंदर क्या क्या पावर्स आई थी और वो क्या क्या कर सकते थे, इस चीज़ का अंदाज़ा भी उन्हें नहीं था। सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ उस लड़के को दिखाया जाता है जो उस टाइम इचिरो के पास ही मौजूद था जब वो एलियन शिप क्रैश हुआ। अब जिस तरह इचिरो की बॉडी में चेंजिंग आए थे, ऐसे ही हीरो की बॉडी में भी बहुत सारे चेंजेस आ चुके थे। क्योंकि वो लड़का था, टेक्नोलॉजी को समझता था, तो जल्द ही उसने ये सारी चीजें समझ भी ली और इन पावर्स को कैसे यूज करना है ये भी सीख लिया। हीरो ने ये ऑब्जर्व किया था कि अपनी पावर्स से वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को कंट्रोल कर सकता है, अपने हाथ से गोलियां चला सकता है और इसके अलावा भी और बहुत कुछ। वो यहाँ अपने दोस्त को भी इन सारी पावर्स के बारे में सब कुछ बताता है, लेकिन जब उसके दोस्त को यकीन नहीं आता तो वो पार्किंग में खड़ी हुई एक गाड़ी को सिर्फ अपनी एक इशारे से मूव कर कर भी दिखाता है और इससे उसका दोस्त भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। इस टाइम इनकी बातों से हमें अंदाजा होता है कि हीरो मेंटली डिस्टर्ब है, उसे दुनिया के लोग पसंद नहीं है और उसकी फैमिली में भी ज्यादा कोई नहीं है। उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मॉम है। उसके डैड उन लोगों को छोड़कर चले गए सिर्फ पैसे के लिए। पैसे के लिए उन्होंने किसी और औरत से शादी कर ली और अब वो उनकी फैमिली को परफेक्ट बनाए हुए हैं। जब जब हीरो उन सब को खुश देखता है तो उसके अंदर अपनी मॉम का बदला लेने की आग और ज्यादा भड़क जाती है। दुनिया ने आज तक उसे कुछ भी नहीं दिया। खैर अब अगली तरफ सुबह सुबह हमें इचिरो को दिखाया जाता है जो जब अपने ऑफिस जाने की तैयारी कर रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक कबूतर जख्मी पड़ा हुआ नजर आता है। इचिरो का दिल पिघल जाता है। वो बैठकर उस कबूतर को जब देख रहे होते हैं तो पता नहीं कैसे, लेकिन उन्हें कबूतर की बीमारी समझ आने लग जाती है। वो कबूतर को जब हाथ में उठाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर की मशीन्स और पावर अचानक से उस कबूतर का इलाज कर देती है और वो कबूतर दोबारा उड़ने लग जाता है। और यहाँ इचिरो को अपनी एक नई सुपर पावर का अंदाजा होता है। चलते चलते वो जब एक हॉस्पिटल के सामने से गुजरते हैं तो उन्हें अंदर से किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। हॉस्पिटल के अंदर जाकर वो देखते हैं कि एक माँ अपने बच्चे के लिए रो रही थी। उसका बेटा मरने वाला था और वो डॉक्टर से मिन्नतें कर रही थी कि प्लीज मेरे बेटे को बचा लो। इचिरो जब उस बच्चे को देखता है तो उसे तरस आ जाता है। वो जाकर उस बच्चे का मुंह पकड़ता है। उसे उस बच्चे की सारी बीमारियां समझ आने लगती हैं। फिर कुछ ही सेकंड लगते हैं इचिरो को उसकी बीमारी खत्म करने में और ये देखकर इचिरो बहुत ज्यादा खुश और एक्साइटेड हो जाते हैं और फैसला कर लेते हैं कि वो अब अपनी पावर्स का इस्तेमाल अच्छाई के लिए करेंगे। लेकिन जबकि दूसरी तरफ हीरो था, उसने तो सोच लिया था कि वो अपनी पावर्स का कैसे यूज करेगा। जिसने जिंदगी में उसे कभी भी तंग किया था अब वो उन सबको मजा सिखाने वाला था। अपनी इन्हीं पावर्स की वजह से वो स्कूल में जाकर सभी लोगों को बुली करता है और सब लोग उससे डरने लगते हैं, जिसके बाद वो अपने आप को यहाँ का किंग समझने लगता है। अब वो फैसला करता है कि वो अपनी माँ का भी बदला लेगा, इसीलिए वो अपने डैड के घर जाता है और उनकी फैमिली को मारने का सोचता है। लेकिन तभी उसके दिल में रहम आ जाता है और वो अपने डैड की फैमिली को मारे बगैर वापिस आ जाता है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्यों जिन लोगों से वो इतनी ज्यादा नफरत करता था वो उन्हीं को छोड़ आया था, बख्श आया था। वो इस गुस्से में था, उसके अंदर ये जुनून भड़क रहा था। इस टाइम वो अपने घर के रास्ते में था और जब उसे गुजरते हुए करीबी घर से एक फैमिली के हंसने मुस्कुराने की आवाज आती है तो उसकी ये जेलसी और गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो बिना सोचे समझे उस घर के अंदर जाता है और वहाँ के सभी फैमिली मेंबर्स को शूट कर देता है सिर्फ अपना गुस्सा कम करने के लिए। जल्द ही ये सारी बातें न्यूज में वायरल हो जाती हैं कि किसी ने एक फैमिली को मार डाला है। हीरो का फ्रेंड ये समझ गया था कि ये काम किसी और का नहीं हीरो का है और वो हीरो से इतने बुरे काम की उम्मीद नहीं कर सकता था, इसीलिए वो हीरो से अपनी दोस्ती भी तोड़ देता है। यहाँ इचिरो ऑफिस में थे। ऑफिस में हमेशा की तरह उनकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है और फिर वो घर आ जाते हैं। घर पर भी वही उनका पुराना खराब सा एनवायरनमेंट। घर वाले सारे आपस में लड़ रहे थे क्योंकि उनका बेटा कॉलेज नहीं जाना चाहता था। उनकी बेटी का भी ऐसा ही कोई मसला चल रहा था। जब इचिरो की वाइफ इन दोनों बच्चों की बातें इचिरो को बताती हैं तो बच्चे भी इचिरो की वाइफ का मसला इचिरो को बता देते हैं कि इचिरो की वाइफ का कोई और फ्रेंड भी है और ये सुनकर इचिरो बिल्कुल टूट जाते हैं, कुछ भी नहीं कह पाते। थक हार कर इचिरो इन सबसे कहते हैं सबको अपनी अपनी लाइफ जीने का हक है, जो जैसे चाहे लाइफ जी सकता है। वो अपनी बेटी से कहते हैं तुम सब्जेक्ट चेंज करना चाहती हो कर लो। वो अपने बेटे से कहते हैं तुम नहीं पढ़ना चाहते ना पढ़ो और अपनी वाइफ से कहते हैं तुम भी जहाँ जाना चाहती हो चले जाओ, मैं किसी को कुछ भी करने से नहीं रोकूंगा।
सबकी प्रॉब्लम्स हल हो गई थी, लेकिन फिर भी ये सब बच्चे खुश नहीं थे। इन सारी चीज़ों का इल्ज़ाम भी वो इचिरो पर डालते हैं और कहते हैं कि इचिरो ने उनकी लाइफ को अच्छे से नहीं बनाया, इसीलिए हम सब आज इन सारी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। इचिरो अपने कमरे में आकर अब रोने लग जाते हैं, क्योंकि वो जितना भी अच्छा करना चाहते, जितना भी कुछ करते, उनको कभी भी एप्रिसिएशन मिली ही नहीं थी। खुद के रोते हुए उन्हें किसी और के भी रोने की आवाज़ सुनाई देती है, वो भी उन्हीं की तरह टूट कर रो रहा था। इचिरो भाग कर उसके पास जाना चाहते थे, क्योंकि वो समझते थे कि जब कोई इंसान टूटा हुआ हो और उसके पास कोई सहारा देने वाला ना हो तो उसे कैसा लगता है। उनकी इसी जल्दी के जज्बे की वजह से उनकी पीछे से जेट मशीन्स ऑन हो जाती हैं और वो उड़ते हुए फौरन उस लड़की के पास पहुंच जाते हैं। वो उस लड़के से पूछते हैं, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? लड़का अपने दोस्त के बारे में, यानी हीरो के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि किस तरह पावर्स मिलने के बाद वो सभी लोगों को तंग कर रहा है। इस टाइम उसने इचिरो को भी देखा था कि वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए यहाँ तक पहुंचा था। वो लड़का कहता है, मुझे नहीं पता कि आप दोनों को ये पावर्स कैसे मिली, लेकिन आप शायद ये पावर्स अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रही हैं और मेरा दोस्त बुराई के लिए। वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और कोई उसे रोक नहीं पा रहा। बस आप ही हैं जो उसे रोक सकते हैं, क्योंकि आप दोनों की ही पावर्स मैच करते हैं। पर इचिरो कहते हैं, मैं कैसे? मुझे तो कुछ भी करना नहीं आता और मेरे अंदर कौन कौन सी पावर्स हैं इसका तो मुझे पता भी नहीं। हीरो का दोस्त कहता है, कोई बात नहीं, ये सारी चीजें मैं आपको सिखा दूंगा, क्योंकि बहुत सी चीजों के बारे में हीरो ने मुझे बताया था। बुराई को रोकने के लिए इचिरो इस लड़के का साथ देने के लिए मान जाते हैं और उसी दिन से ये लड़का इचिरो की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। वो इचिरो की हर पावर को एक्टिवेट इचिरो को करना सिखाता है, किस तरह सही निशाना लगाना है, किस तरह उड़ना है, किस टाइम पर कौन सी पावर किस तरह इस्तेमाल करनी है। वो सारी चीजें इचिरो को समझा ही रहा होता है कि इसी सब में एक बुरा काम हो जाता है। इचिरो स्पार्कलिंग वाटर पी लेते हैं, जिससे उनकी बॉडी में कुछ अजीब होने लग जाता है और वो अपनी पावर्स का सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते। और अब वो लड़का अंदाजा लगाता है कि स्पार्कलिंग वाटर की वजह से ये साइबर बॉडी खराब हो सकती है। ये मशीन तो इस पानी को हजम ही नहीं कर पाई थी और उसने अपने हाथों के जरिए ये पानी बाहर निकाल दिया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस को पता चल गया था सीसीटीवी की वजह से कि किलर और कोई नहीं बल्कि हीरो है, इसीलिए वो हीरो को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और हीरो अपने आप को बचाने के लिए फौरन अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है और अपनी फिंगर से एक एक कर सबको शूट करने लगता है और बड़ी ही आसानी से सबको मारकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। अब हीरो का नाम एज अ सीरियल किलर मशहूर होने लग जाता है और इस सब की वजह से बहुत से मीडिया वाले उसकी मॉम का इंटरव्यू लेने के लिए भी पहुंच जाते हैं और उसकी मॉम को बहुत ज्यादा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। थोड़ा ही वक्त गुजरता है तो पता चलता है हीरो को कि इसकी मॉम ने दुनिया की बातों से तंग आकर सुसाइड कर ली है और अब उसके अंदर की आग पहले से और ज्यादा भड़क जाती है। अब जिसने उसकी मॉम को बुरा कहा था वो सबकी इंटरनेट डिवाइसेस हैक करता है और अपनी पावर्स की मदद से उनको उनके डिवाइस के जरिए ही शूट कर कर मारने लग जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कर कर ये खबर बढ़ने लग जाती है और लोगों में खौफ फैलने लग जाता है। इचिरो जानते थे कि हीरो ये सबके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हैक कर रहा है, इसीलिए वो अपनी फैमिली को उनकी डिवाइसेस से दूर रहने को कहता है, यानी मोबाइल, कंप्यूटर और टीवी वगैरह से। लेकिन उनकी फैमिली में कोई कभी उनकी बात मानता ही नहीं था। सिंगट होकर हमें दोबारा हीरो को दिखाया जाता है जो अब दुनिया के सभी लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा था। यहाँ पर इस टाइम उसकी दोस्त आती है जो रो रही थी। वो हीरो से कहती है, मैं जानती हूँ तुम ये सब दुनिया वालों के गुस्से में कर रहे हो, लेकिन मुझे ये भी पता है कि तुम जल्द ही ठीक हो जाओगे। तुम ऐसा मत करे हीरो, बेकसूर लोगों को मत मारो। इतने अरसे बाद हीरो के पास कोई पहला इंसान आया था जो उसके बारे में बात कर रहा था, जो उसे समझ रहा था। हीरो यहाँ पर इमोशनल हो जाता है और अपनी दोस्त को देखते हुए ये फैसला करता है कि वो आज के बाद किसी को भी नहीं मारेगा। उसने तो ये इरादा कर लिया था, लेकिन वो इस इरादे पर कब तक कायम रहता ये तो दुनिया वालों के हाथ में था। अब यहाँ पर इतने में ही पुलिस पहुंच जाती है और हीरो को मारने के लिए वो हीरो के ऊपर फायरिंग करने लगती है। हीरो को अपनी परवाह नहीं थी, वो इस टाइम अपनी दोस्त को बचाना चाहता था जो पूरी दुनिया को छोड़कर उसके साथ थी। वो उसे नीचे गिराकर उसके ऊपर लेट जाता है और पीछे से आर्मी के लोग उसे आकर मारने लग जाते हैं। यहाँ हीरो को तो किसी भी गोली से कुछ नहीं होता, लेकिन हीरो की दोस्त मारी जाती है। अपने दोस्त की मौत को देखकर उसे पहले से भी ज्यादा गुस्सा आता है। दुनिया वालों ने उससे उसकी एक साथी भी छीन ली थी और अब वो गुस्से से पागल हो गया था और उसने ठान लिया था कि वो दुनिया से बदला लेगा। अगले ही सेकंड वो यहाँ से भागकर पूरे शहर की कंप्यूटर स्क्रीन्स हैक कर लेता है, यहाँ तक कि एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स को भी वो हैक कर लेता है और उसके बाद
उनके सामने खड़ा होकर वो वहाँ से अपने हाथ के जरिए गोलियां चलाने लगता है और यहाँ खड़े हुए लोग एक एक कर कर बहुत तेजी से मारे जाने लगते हैं। पूरे शहर में हलचल मच जाती है। अपनी जान बचाने के लिए सब लोग इधर से उधर भागने लग जाते हैं और इस हलचल की वजह से भी बहुत सारी मौत हो जाती है। बचे कुछ लोग जो घरों में थे उन सबको ये बातें मजाक लग रही थी, यहाँ तक के इचिरो के बच्चों को भी। जब इचिरो अपने बच्चों को घर रुकने को कहता है तो वो उसकी बात नहीं मानते। यहाँ पर अब इचिरो के पास आता है हीरो का दोस्त। वो इचिरो से कहता है कि मुझे आपकी पावर्स के जरिए सबको एक मैसेज पहुंचाना है। आप बिल्कुल उसी तरह सबकी डिवाइसेस को हैक करें जिस तरह हीरो ने हैक किया हुआ है। इचिरो जब उसकी बात मानता है तो वो सबको एक मैसेज दे देता है कि ये सब जो हो रहा है वो हीरो कर रहा है अपनी पावर्स के जरिए। वो आप लोगों की डिवाइसेस हैक करके आप लोगों को मार रहा है। जितना हो सके अपनी डिवाइसेस से दूर रहें। हीरो के दोस्त की बात मानते हुए लोग अपनी अपनी डिवाइसेस को बंद कर देते हैं और फोन्स को फेंक देते हैं और ऐसे डेथ रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। लोगों की मरने की तादाद कम हो जाती है। लेकिन यहाँ हीरो अपना बदला पूरा करने के लिए एक नया रास्ता निकाल लेता है। वो एक सबसे ऊंची बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है और वहाँ पर जाकर अपनी बॉडी से मिसाइल निकालकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को मारने लग जाता है, तबाह करने लग जाता है। अब इसी बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं इचिरो हीरो से लड़ने के लिए और दुनिया को बचाने के लिए। यहाँ पर हीरो को पकड़ने के लिए आर्मी के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स भी आ चुके थे। इधर इचिरो भी हीरो से लड़ने की कोशिश कर रहे थे, पर क्योंकि वो बूढ़े थे लड़ना उन्हें आता नहीं था, तो हीरो एक ही सेकंड में उन्हें दूर गिरा देता है और अपने सामने आने वाले हेलीकॉप्टर के ऊपर हमला कर देता है ताकि वो उसके पायलट को मार सके। लेकिन इचिरो जल्दी से उठते हैं और उड़ते हुए उस पायलट की जान बचा लेते हैं। वो पायलट को लेकर दोबारा बिल्डिंग के ऊपर आते हैं और दोबारा हीरो से लड़ने लगते हैं। लेकिन हीरो हर मर्तबा उन्हें हरा रहा था। इचिरो को समझ आ गई कि ये पावर और बॉडी की लड़ाई नहीं है, अब ये लड़ाई दिमाग की हो गई है। वो दिमाग से ही ये लड़ाई लड़ सकते थे। वो हीरो को बातों में लगाते हैं और कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझे और तुम्हें हम दोनों को पानी पीने की जरूरत है। ये कहते हुए वो जल्दी से स्पार्कलिंग वाटर निकाल कर हीरो को दे देते हैं। अब क्योंकि उन्हें तो पता था कि उनकी ये साइबोर्ग बॉडी स्पार्कलिंग वाटर से खराब हो जाती है, पर हीरो को ये बात नहीं पता थी। हीरो वो पानी पी लेता है और यहाँ इचिरो को लगता है कि उनका मिशन पूरा हो गया, लेकिन नहीं। हीरो की बॉडी बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पर चली गई थी और स्पार्कलिंग वाटर का उसकी बॉडी पर ज्यादा असर नहीं होता। वो तो दोबारा खड़ा हो जाता है दुनिया को तबाह करने के लिए। और यहाँ इचिरो को समझ आ जाती है कि ऐसे वो दुनिया को नहीं बचा सकते। वो अब फैसला करते हैं कि दुनिया को बचाने के लिए वो अपनी जान भी दे देंगे। इसीलिए वो जल्दी से जाकर हीरो के गले लग जाते हैं और अपनी रॉकेट्स को ऑन कर लेते हैं और हीरो को लेकर स्पेस के लिए निकल जाते हैं। स्पेस में जाते ही हीरो की बॉडी के अंदर जो स्पार्कलिंग वाटर था वो उसकी बॉडी पर असर करने लग जाता है। उसकी साइबर बॉडी खराब होने लगती है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं और अचानक से एक धमाके के साथ उसकी बॉडी खला में ही फट जाती है। इचिरो को लग रहा था कि अब फाइनली वो जीत चुके हैं। वो दुनिया पर वापस आ जाते हैं और एक बिल्डिंग के अंदर जाते हैं जहां उन्हें पता था कि उनकी बेटी जख्मी है और उन्हें बुला रही है। यहाँ आकर वो अपनी बेटी को ठीक करने ही वाले थे अपनी पावर से कि पीछे से दोबारा हीरो आ गया। उस टाइम भी वो मरा नहीं था, उसकी बॉडी हिस्सों में बटी तो थी लेकिन उसने अपनी बॉडी दोबारा जोड़ ली थी और वो अपनी बॉडी को जोड़कर दोबारा इस दुनिया में आ गया था इचिरो से अपना बदला लेने के लिए। वो यहाँ पर देखता है कि इचिरो कितने प्यार से अपनी बेटी को हील करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए उसे इचिरो की बेटी पर ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो इचिरो को उसकी बेटी से दूर कर उसकी बेटी को गले से पकड़कर बिल्डिंग से बाहर खड़ा कर देता है। वो उसकी बेटी को मारना चाहता था। ये देखकर अब इचिरो के अंदर की सारी पावर, सारा जुनून और जज्बा बढ़ने लग जाता है और उनके अंदर एक ऐसी पावर आती है जिसको पहले उन्होंने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया था। इन्हीं पावर से वो हीरो से अपनी बेटी को लेकर एक सेफ जगह पर रखते हैं और फिर हीरो को लेकर इसी बिल्डिंग से कूद जाते हैं। वो हीरो को इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि अब की बार उसकी सारी मशीन, उसकी साइबर बॉडी टूट जाती है और फाइनली वो मर जाता है। जिसके बाद इचिरो अपनी बेटी के पास जाकर उसे भी ठीक कर देते हैं और फाइनली दुनिया के हालात बेहतर होने लगते हैं। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें इचिरो को उनकी फैमिली के साथ दिखाया जाता है, जहाँ पर अब वो लोग खुश हैं और सब लोग इचिरो की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और ऐसे ही बस इन्हें दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।